नमस्कार, मैं सीमा कुमारी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, डायट देवरिया। पिछले वीडियो में हमने जैव विकास के बारे में और जैव विकास के प्रमाण के बारे में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम जैव विकास के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैव विकास का जो सिद्धांत है, जैव विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए कि जैव विकास की प्रक्रिया को समझाने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, जिसमें 3 प्रमुख हैं। नंबर 1 है लेमारवाद, जिसे हम उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत भी कहते हैं। नंबर 2 है डार्विनवाद, जिसे हम प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। और तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। इन तीनों सिद्धांतों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेमार्कवाद। तो लेमार्कवाद का सिद्धांत दिया था एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, लेमार्क, जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया, जिनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। आप लोग इनके पूरे नाम को नोट डाउन कर लीजिए। तो इनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, जिन्होंने सन 1809 ईस्वी में यह सिद्धांत अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में दिया था। इस पुस्तक में ही इन्होंने अपने इस सिद्धांत का वर्णन किया है। तो लेमार्क ने अपने इस सिद्धांत को निम्नलिखित 4 बातों के आधार पर एक्सप्लेन किया है। पहली बात है आकार वृद्धि की प्रवृत्ति। इनके अनुसार प्रत्येक जीवित जंतुओं में और उनके अंगों में आकार वृद्धि की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, यानी कि प्रत्येक जीव वृद्धि करता है, उसके अंग बढ़ते हैं। जैसे हम एक नवजात शिशु को लेते हैं तो उसका शरीर विकास करता ही करता है, उसके अंगों का विकास होता ही है। तो लेमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव आकार वृद्धि की प्रवृत्ति रखते हैं। नंबर 2 है वातावरण का प्रभाव, वातावरण का सीधा प्रभाव। तो वातावरण का प्रभाव जंतुओं पर पड़ता है, सीधा प्रभाव जंतुओं पर पड़ता है। वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं उसका प्रभाव जंतुओं की आवश्यकताओं, उनकी आदतों, उनके रहन सहन आदि पर पड़ता है। इन प्रभावों के ही कारण वो कुछ अंगों का प्रयोग अधिक करने लगते हैं और कुछ अंगों का प्रयोग कम करने लगते हैं। इससे उनकी शारीरिक रचना में या शारीरिक बनावट में अंतर हो जाता है। नंबर 3 है अंगों का अधिक या कम उपयोग का प्रभाव, यानी कि वातावरण के अनुसार अधिक उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं और कम उपयोग में आने वाले अंग कम विकसित हो जाते हैं, अर्थात वो धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं और ऐसा करते करते अंत में वो विलुप्त हो जाते हैं। कभी कभी तो ये अंग अवशेषी अंग के रूप में भी पाए जाते हैं। नंबर 4 होता है उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत, यानी कि हमने देखा कि वातावरण का जंतुओं पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो अंगों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, कम प्रयोग कर रहे हैं। तो जिसका वो अधिक प्रयोग करते हैं वो लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाता है, और जिनका वो कम प्रयोग करते हैं वो भी उनकी पीढ़ी में वंशागत हो जाता है। अर्थात यदि वो विलुप्त हो गया है तो वो उनकी अगली जनरेशन में नहीं आएगा। तो वंशागत का जो सिद्धांत है, इसके हिसाब से जो भी परिवर्तन हुए उनको अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होना ही है। लेमार्क ने अपने इस सिद्धांत को समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल दिए हैं।
पहला है अफ्रीकी जिराफ। अफ्रीकी जिराफ के बारे में हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो अफ्रीका के जिराफ हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जिराफ जो हैं अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, और वहाँ के रेगिस्तान है वहाँ पर, और वहाँ के मतलब रेगिस्तान, अफ्रीका के जो रेगिस्तान है वहाँ पे जिराफ पाए। वहाँ पर जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनकी वो पत्तियों को खाते हैं, और उनकी गर्दन लंबी होती है और आगे की टांगें भी बड़ी होती हैं। लेकिन लैमार्क के अनुसार जिराफ के जो पूर्वज थे उनकी गर्दन और टांगें सामान्य थीं, वो वहाँ की ज़मीन पर जो घासें होती थी उन्हें ही खाते थे। लेकिन जब वहाँ पे जलवायु परिवर्तन हो गया, जलवायु परिवर्तन होने के कारण वहाँ पे जो घास की मैदान थी वो सूखने लगे, जिसकी वजह से वो जिराफ वहाँ के पेड़ों की पत्तियों पर अपना जीवन निर्भर करने लगे, जिसके लिए वो अपनी गर्दन को ऊंचा उठाते थे, फिर आगे की टांगों को भी उठाते थे, जिसकी वजह से क्रमशः जैसा कि आप फिगर में देखेंगे, ये यहाँ पे उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उठाते हैं, और धीरे धीरे ये अपनी गर्दन को ऊंचा कर लेते हैं, जो उनकी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। अर्थात उनकी अगली पीढ़ी में हमें यह देखने को मिलता है कि उनकी पीढ़ी की गर्दन जो है थोड़ी ऊंची है। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ की गर्दन ऊंची पाई गई। और दूसरा एग्जाम्पल है सर्फ। जैसा कि हम इस समय जानते हैं कि सर्फ में टांगें नहीं होती हैं, लेकिन लैमार्क के अनुसार सर्प की टांगें हुआ करती थी, और चूँकि इनका शरीर लंबा था तो इन्हें रेंगने में और झाड़ियों में घुसने के लिए टांगें बाधा उत्पन्न करती थी, जिस वजह से सर्पों ने अपनी टांगों का उपयोग करना कम कर दिया, और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी अंत में वो लुप्त हो गईं। इस प्रकार लैमार्क ने इन दो उदाहरण से अपने सिद्धांत को वर्णन किया है। लेकिन लैमार्कवाद की कड़ी आलोचना हुई। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि यदि लैमार्क की सिद्धांत सही है, लैमार्क जो कहते हैं वो सही है, तो उनके हिसाब से पहलवान की संतान को पहलवान होना चाहिए, क्योंकि पहलवान तो का जो शरीर होता है बहुत ही स्पुष्ट होता है, मसल्स होती हैं, तो उसी प्रकार उसका बालक भी होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है, बालक सामान्य ही होता है। दूसरा होता है कि अंधे की संतान अंधी होनी चाहिए, लेकिन यह भी नहीं होता है। और आप ये कॉमन सा एग्जाम्पल है, जैसे कि भारत में लड़कियों के कान और नाक छेदे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यदि छेदा गया है तो उसको अगली जनरेशन में जो बच्चा आए उसमें कान छेदा हुआ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चा जो होता है उसका कान बिना छेद वाला ही होता है। तो इस तरह अनेक वैज्ञानिकों ने लैमार्कवाद का विरोध किया, कड़ी आलोचना की, जिसमें एक वैज्ञानिक थे बीजमान, जिन्होंने लैमार्कवाद का कड़ा विरोध किया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने चूहे की पूंछ को काटा, फिर अगली जनरेशन में देखा कि उसकी पूंछें नहीं थी, जबकि लैमार्क के अनुसार क्या होना चाहिए था कि उसकी पूंछें होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस तरह उन्होंने सिद्ध किया कि जंतुओं के शारीरिक रचनाओं में जो भी परिवर्तन होता है वह वंशागत नहीं होता है।
यदि ऐसा होता तो जो चूहा जिस चूहे की पूंछ को काट दिया गया है उसकी आने वाली पीढ़ी में पूंछ नहीं होना चाहिए, जबकि उसकी आने वाली पीढ़ी में पूंछ उसी प्रकार मजबूत लंबी होती है। इस तरह लामार्कवाद की बहुत ही आलोचना हुई। फिर आता है दूसरा सिद्धांत जिसे हम कहते हैं डार्विनवाद। तो डार्विनवाद का जो सिद्धांत है इसे देने का जो श्रेय है दो वैज्ञानिकों को जाता है, जिसमें एक है वैलेस और दूसरे हैं डार्विन। तो वैलेस और डार्विन दो साइंटिस्ट हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों अलग अलग विश्व भ्रमण करते हैं, दोनों विश्व भ्रमण करते हैं और दोनों ने ही माल्थस एक राइटर है उनके लेख को पढ़ते हैं। उस लेख का नाम था आबादी। तो वैलेस ने सब पहले पढ़ा या बाद में पढ़ा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वैलेस ने पढ़ा और उससे उनके माइंड में जो विचार आया वो आया कि योग्यतम की उत्तरजीविता का उनके मस्तिष्क में विचार आया। इससे प्रभावित होकर उन्होंने अपना एक लेख लिखा और जिससे उन्होंने डार्विन को प्रेषित कर दिया। दूसरी तरफ डार्विन ने भी विश्व भ्रमण किया, उन्होंने भी माल्थस के लेख को पढ़ा और लाइल के लेख को पढ़ा। दोनों के लेखों को पढ़ने के बाद उनके मस्तिष्क में जो विचार आया वो ये था कि जीवन के लिए संघर्ष होता है। और जब वो अपने इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं तो उसी समय उन्हें वैलेस का लेख मिलता है। तो जो लेख होता है और उनके जो विचार दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए वो एक पुस्तक लिखते हैं जिसमें वैलेस और अपने विचार को समन्वित करके प्रकाशित करते हैं। उस पुस्तक का नाम होता है प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। तो प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति में ही उन्होंने अपने सिद्धांत या अपने विचार को स्पष्ट किया है। तो डार्विन का जो सिद्धांत है निम्न तथ्यों पर आधारित है। पहला है जीवों में संतानों उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। तो डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर मात्रा होती है। सेकेंड आता है जीवन संघर्ष। उनके अनुसार प्रत्येक जीव अपने एग्जिस्टेंस के लिए जीवन संघर्ष करता है। यह संघर्ष तीन तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है सजातीय, जिसमें एक ही जाति के सदस्य अपनी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते हैं। इनका जो संघर्ष है वो भोजन, स्थान आदि के लिए हो सकता है। दूसरा होता है अंतर्जातीय संघर्ष। अंतर्जाति में विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच संघर्ष होता है। उनके बीच जो संघर्ष होता है वो होता है प्रकाश के लिए, वास स्थान के लिए, जल और वायु इत्यादि। और तीसरा होता है आपका वातावरणीय संघर्ष। तो सभी को करना होता है, जैसे कि प्रत्येक जीव गर्मी में, सर्दी में, बाढ़ में, सूखे में सबसे बचने के लिए संघर्ष करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीव को संघर्ष करना ही पड़ता है। तीसरा आता है योग्यतम की उत्तरजीविता। तो योग्यतम जीवन संघर्ष में वे ही सफल होते हैं जो अनुकूलन की क्षमता रखते हैं, और ऐसे जीव जो अपने आप को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदल लेते हैं, वैसे ही जीव जी पाते हैं, रह पाते हैं, और जो अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित नहीं कर पाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है
प्राकृतिक चयन। तो प्राकृतिक चयन में क्या होता है, जब जीवन संघर्ष चलता है तो उसमें जो जीव सफल होते हैं वो अपने वातावरण को अपने अनुकूल कर लेते हैं, और जो नहीं कर पाते वो तो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति द्वारा जीवन संघर्ष के कारण योग्यतम का चुनाव होता है। इसी को हम प्राकृतिक चयन करते हैं। मतलब प्रकृति द्वारा ये चयन किया जाता है कि कौन जिंदा रहेगा, कौन नहीं रहेगा, और जो अडेप्ट कर लेते हैं वो तो जिंदा रहते हैं, वो रहते हैं, और जो नहीं अडेप्ट कर पाते हैं, वो जो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, वो जीवित नहीं रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति द्वारा जीवों का चयन किया जाता है। इसी को हम प्राकृतिक चयन कहते हैं। नेक्स्ट है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं के ट्विंस को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक जीव, किसी भी जाति के दो सदस्य बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं ज़रूर पाई जाती। ये भी इन विभिन्नताओं के आधार पर ही हम उन्हें पहचानते हैं। ये विभिन्नताएं लाभदायक भी हो सकती हैं और हानिकारक भी हो सकती हैं। लाभदायक विभिन्नताओं के ही कारण हम प्रकृति में जीवित रहते हैं। नेक्स्ट आता है नई जातियों की उत्पत्ति। तो डार्विन ने बताया कि विभिन्नताएं जो होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रहती हैं, और कई पीढ़ियों के बाद ये विभिन्नताएं ही रचना में परिवर्तन ला देती हैं, और इस प्रकार एक नई पीढ़ी का विकास हो जाता है। जब रचना में परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद जो पीढ़ी जन्म लेती है, जो पीढ़ी आती है, वो अपनी पूर्वज से डिफरेंट होती है। इस प्रकार एक नई जाति का सदस्य बन जाता है। इसी के आधार पर जातियों की उत्पत्ति होती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि बिल्ली, लीले, शेर, चीता और तेंदुआ, ये चारों जो हैं रचना में और स्वभाव में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सभी मांसाहारी होते हैं, सभी की उंगलियां नुकीली होती हैं, नाखून जो होते हैं नुकीले होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इनका विकास शायद एक ही पूर्वज से हुआ है, जो धीरे धीरे अपनी सुरक्षा और जीवित रहने के लिए अलग अलग वातावरण में बिखर गए, और फिर वहाँ के वातावरण के अनुकूल परिवर्तनों के फलस्वरूप चारों अलग अलग जातियों का निर्माण कर लिए। तो ये हुआ डार्विनवाद। तो डार्विनवाद जो था, इसे हम फिगर में देखेंगे। जैसा कि आपका फिगर दिख रहा है, यहाँ पे 3 है जिराफ, यहाँ पे 2 ही हैं। यहाँ पे प्राकृतिक चयन हुआ, प्रकृति के जीवन संघर्ष हुआ, इसके बाद जो बचा वही आगे चलता है, उसके बाद उनकी अगली पीढ़ी इसी से बनती है। नेक्स्ट आता है कि इसकी भी आलोचना की गई। तो इसके किन किन पॉइंट्स पे आलोचना की गई है, इसको हम ज़रा देखते हैं। पहला है विभिन्नताओं का उत्पत्ति और उनके कारणों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। दूसरा होता है कि वैज्ञानिकों को आनुवंशिकी का ज्ञान नहीं था। मतलब वैज्ञानिक ये नहीं जानते थे कि आनुवंशिकी क्या होता है, वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाते थे कि आनुवंशिकी के कारण ही जो विभिन्नताएं होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। और तीसरा होता है उत्परिवर्तन के सिद्धांत का भी उन्हें ज्ञान नहीं था, क्योंकि उत्परिवर्तन के ही कारण सडन चेंजेस होते हैं। तो इस प्रकार डार्विनवाद के सिद्धांत की भी आलोचना हुई। इसके बाद जब भी किसी की आलोचना होती है तो जाहिर सी बात है कि अगला सिद्धांत आएगा ही।
तो इसके बाद आता है उत्परिवर्तनवाद। तो उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत है, इसे दिया था हॉलैंड के एक वैज्ञानिक ह्यूगो डीब्रेज। इस सिद्धांत की जो मूल बातें हैं वो इस प्रकार हैं कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। उन्होंने ये बताया कि कोई भी जीव जाति उत्पन्न होती है, उसके लक्षणों में जो भी परिवर्तन होता है वो सब आकस्मिक होता है। नेक्स्ट होता है उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। उत्परिवर्तन जो होते हैं वो डिफाइंड नहीं होते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कब होगा कब नहीं होगा, या कभी भी हो सकता है। इसलिए उत्परिवर्तन जो होता है वो अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट होता है सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, अर्थात प्रत्येक जीव में उत्परिवर्तन होगा ही, या उसका प्राकृतिक प्रवृत्ति है कि उसमें उत्परिवर्तन होना ही होना है। नेक्स्ट है जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। मतलब कि प्रत्येक जाति के जो भी सदस्य हैं सब में अलग अलग प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। ये नहीं है कि किसी में एक ही प्रकार का उत्परिवर्तन हो। यदि एक ही जाति के दो सदस्य हैं, उसमें किसी कुछ परिवर्तन होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरा जो सदस्य है उसमें भी वही परिवर्तन हो, उसमें दूसरे टाइप का परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट होता है, इसी के साथ हमने आज तीनों सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। पहला है मार्क्सवाद, दूसरा डार्विनवाद और तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। इसके साथ ही हम जैव विकास का ये चैप्टर यहीं पे क्लोज करेंगे और अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।